तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका अंतिम क्लास आपके करंट अफेयर अपर पीसीएस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है और मतलब ये यहाँ तक जो करंट अफेयर पहुँचाई गई है, आप ये मान के चलिए, आप पटवारी लेखपाल जो भी हैं, आप अगर ये 5-6-7 वीडियोस देख देते हैं इंटरनेशनल नेशनल वाली जो मैंने आपको 2020-21 यहाँ कहीं से कराए हुए हैं, तो आपका काम बन गया समझो, मतलब लगभग बन जाएगा। अब इससे बाहर पूछता है तो यार वो तो फिर एग्जामिनर पे डिपेंड है ना, उसकी रीच क्या है। अब हमने तो लास्ट टाइम पे हवा में फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है वो करने की पूरी कोशिश की है। इस क्लास को देखने के बाद लास्ट के 5-7 मिनट में आपको इस वीडियो के मतलब जो आपका एग्जाम है पर पीसीएस का, उसके लिए प्लानिंग बताऊंगा, एग्जामिनेशन हॉल पे चीज़ों को कैसे डील करना है। ठीक है, तो छोटी सी क्लास होगी, लगभग 15-20 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब मैं 2022 में पहुंच चुका हूं और 2022 फरवरी माह तक का जो है, मतलब वो वहां तक मैंने कोशिश की कि कोई महत्वपूर्ण अगर फैक्ट मिलता है तो आपको कवर हो जाए। ठीक है, बाकी जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो 4 अप्रैल से फिर हम लोग अपने पुराने रूटीन पे आ जाएंगे इस चैनल पे। और आपके रिवीजन के लिए स्टडी विथ योगेश 2.0 यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है, जहां आपको सिलेबस वाइज आपको रिवाइज में करवा रहा हूं, आप वो चीज़ें देख लेना है। ठीक है, देखें, पहला क्वेश्चन आपको लिखना है, हर साल इकोनॉमिक सर्वे पेश होता है बजट के पहले दिन, यानी आर्थिक सर्वेक्षण। तो इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ उसमें भारत की जो विकास दर बताई गई है, यानी जो विकास दर है उसका जो रेट बताया गया है 8 से 8.5 मतलब 8.5% तक। ठीक है, तो लिखो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 के लिए, 2022-23 के लिए भारत की विकास दर, भारत की विकास दर ये क्या बताई गई है, 8 से 8.5% तक, यानी भारत इस विकास दर से आगे बढ़ेगा। ये जीडीपी नहीं है बच्चों, ठीक है, ये अलग चीज होती है, मैं बताऊंगा आपको। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए भारत की विकास दर जो बताई गई अनुमानित, वो कितनी बताई गई है, 8 से 8.5% के आसपास। ठीक है, और पहली बार जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था 1950-51 के बजट से पहले किया गया था, यानी पहली बार अगर क्वेश्चन पूछता है भारत में आर्थिक सर्वे कब लाया गया था पहली बार, तो 1950-51 के सर्वे में लाया गया था। ठीक है, बजट से पहले। अभी नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं, उनका नाम है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, तो नए आर्थिक मुख्य सलाहकार लिखो, न्यू इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, नागेश्वरन, ठीक, ये नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाए गए हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, अगला भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, यानी जो अपने आप में करप्शन को लेकर जो इंडेक्स निकलता है उसमें भारत की रैंक 85th लिखो, यानी भ्रष्टाचार करप्शन को लेकर। ठीक है, अवधारणा सूचकांक, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत की रैंक 85th 2021 में कौन सी रही, 85th रही। ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है, डाटा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, यानी जो डाटा की प्राइवेसी है उसको जो दिवस मनाया जाता है 28 जनवरी। ठीक है, लिखो डाटा संरक्षण दिवस, डाटा संरक्षण दिवस ये किस तिथि को मनाया जाता है, 28 जनवरी को। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, एक बहुत ही महान अभी कथक नृत्यकार जो थे उनका निधन हो गया है, उनका नाम याद रखना, पंडित बिरजू महाराज, यानी इनका हाल ही में निधन हुआ है, पंडित बिरजू महाराज। इनका संबंध पूछेगा तो कथक से है। ठीक है, कथक नृत्य, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ी हस्ती है। ठीक है, इसको इंपोर्टेंट कर देना, पंडित बिरजू महाराज जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनका संबंध किस चीज से है, कथक नृत्य से। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, एक इब्राहिम अस्क नाम है इनका, ये इनका भी निधन हुआ है, ये मशहूर क्या रहे हैं, गीतकार रहे हैं, ये भी बहुत फेमस रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी इनके निधन पर शोक व्यक्त किया था। इब्राहिम अस्क ये मशहूर गीतकार रहे हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, गीतकार रहे हैं जिनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है। ये पॉइंट पे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसरो के नए चीफ बनाए गए हैं एस सोमनाथ, ये सबको याद रखना है। लिखो
इसरो के नए चीफ, इंडियन स्पेस रिसर्च, ठीक है, इसरो के नए चीफ क्या लिखोगे? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ, एस सोमनाथ को क्या बनाया गया है? इसरो के नए चीफ बनाए गए हैं एस सोमनाथ। आपको ध्यान रखना है कि इसरो का नया चीफ कौन बना है? एस सोमनाथ, ठीक है। ये भी अपने आप में क्या रहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, हमेशा याद रखना। इसरो के नए चीफ कौन है? एस सोमनाथ को बनाया गया है। ये आपके पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वनडे एग्जाम भी हो या अपर पीसीएस की दृष्टि से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, पासपोर्ट रैंकिंग सूचकांक में भारत की रैंक। पासपोर्ट रैंकिंग में इंडिया की जो रैंक है इस बार 83rd है, ठीक है, यानी 83वीं रैंक भारत से क्या है? पासपोर्ट रैंकिंग 2020 की, मतलब है ये तो 21-22 के आसपास पब्लिश होती है, 1-1.5 साल पीछे चलता है, ठीक है, परेशान मत होना। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय यानी ओपन रॉक म्यूजियम, जिसके अंदर अलग अलग टाइम की जो चट्टाने हैं उनके नमूने रखे गए होंगे, ये कहां पर खुला है? हैदराबाद में। तो लिखो, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय, भारत का फर्स्ट यानी पहला ओपन रॉक म्यूजियम, ठीक है, संग्रहालय, ये कहां पर खोला गया है? हैदराबाद में। भारत का पहला ओपन म्यूजियम रॉक संग्रहालय कहां खोला गया है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, अकेले दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली गैर श्वेत महिला का नाम, जो कि मूलतः भारतीय निवासी है, उनका नाम है हरप्रीत चंडी। लिखो, अकेले साउथ पोल में, ठीक है, अकेले दक्षिणी ध्रुव, अकेले दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली गैर श्वेत महिला, गैर श्वेत महिला, ठीक है, यानी अकेले दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली गैर श्वेत महिला, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली फर्स्ट क्या है? गैर श्वेत महिला, इनका नाम है हरप्रीत चंडी। क्या नाम है? हरप्रीत चंडी इनका नाम है, जो कि भारतीय मूल की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, एक महान शख्सियत, इनका भी निधन हुआ है, सामाजिक कार्यकर्ता है, पद्मश्री वगैरह भी मिला है, सिंधु ताई सपकाल, ये किनका संबंध है? सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, सिंधु ताई सपकाल, यानी इनका भी क्या हुआ है? निधन हुआ है हाल में। ये क्या है? सामाजिक कार्यकर्ता। देखो, ये क्या करती थी? बहुत से जो अनाथ बच्चे हैं उनका भरण पोषण करने का इन्होंने काम किया समाज में, तो इनका भी निधन हुआ, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन गंगा आप लोगों ने सुना होगा, चर्चित शब्द ऑपरेशन गंगा, ये किस चीज से है? यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी हेतु, ठीक है। क्या लिखोगे? यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी हेतु, यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी हेतु, ठीक है, भारतीयों को वापस लाने हेतु क्या एक ऑपरेशन चलाया गया भारत सरकार द्वारा, ऑपरेशन गंगा, जो कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के समय हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट एक जगह उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, वो इंदौर में, ठीक है। लिखो, एशियाज लार्जेस्ट यानी एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट, बायो सीएनजी प्लांट, ये कहाँ ओपन हुआ है? इंदौर में। कहाँ ओपन हुआ है? इंदौर में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, वनडे महिला में, वनडे क्रिकेट में जो महिलाओं का वनडे क्रिकेट है उसमें सबसे तेज अर्धशतक यानी 50 रन बनाने वाली हैं ऋचा घोष, जो कि रिकॉर्ड बनाया है उन्हें, भारतीय विकेट कीपर है, ठीक है। एक नोट करके पॉइंट लिखो, ऋचा घोष, डैश करके लिखो, ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल में महिला जिसने सबसे तेज 50 मारी यानी 50 रन बनाए, सबसे तेज 50 यानी 50 रन सबसे तेज बनाए, कम सबसे कम गए, तो मैं ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, 2024 तक भारत सरकार का एक टारगेट है कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बना दिया जाएगा, वो कहां पर बनना है? सूरत में। लिखो, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा, यानी इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन, ठीक है, भारत का फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन, ये कहां बनेगा? अपने आप में इंदौर में।
कहाँ बनेगा, इंदौर एमपी में। और कब तक टारगेट है, 2024 तक, 224 तक इसका क्या रखा गया है, टारगेट रखा गया है। ठीक है। अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट किसने जीता इस बार, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप ये किसने जीता, इंडिया ने। और किसको हराया, इंग्लैंड को हराया, ब्रैकेट में लिखो इंग्लैंड हारा इसमें। ठीक है। अभी क्रिकेट 19 वर्ल्ड कप हुआ था अंडर 19, उसको इंडिया ने जीता और इंडिया इसको 5th टाइम जीत गया, यानी कौन से टाइम जीत गया, 5th, यानी 5वीं बार भारत ने इस कप को जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, रिपब्लिक डे 2000 जो आपका 21 था उसमें 22 था, उसमें किसकी झांकी को सर्वोच्च पुरस्कार मिला, यूपी की झांकी को। ठीक है। तो लिखो रिपब्लिक डे 2022 सर्वश्रेष्ठ झांकी, सर्वश्रेष्ठ झांकी, इसमें किसको सबसे ऊपर मिला अपने आप में सर्वश्रेष्ठ झांकी में, यूपी को। यूपी की झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी रही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 में भारत की जीडीपी क्या रहेगी, यानी इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2022-23 हेतु भारत की यानी इंडिया की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी सकल घरेलू उत्पाद जो रहेगा वो कितना परसेंट रहेगा, बताया 9.2%। ये इंपॉर्टेंट करना है। ठीक है। 9.2% इसके जीडीपी रहने का क्या बताया गया है, अनुमान बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आपको क्या लिखना है, जो बजट था उसमें एक कार्यक्रम भारत सरकार का चलता है ई विद्या, यानी ई प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के लिए। तो ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार 12 से बढ़ाकर 200 चैनलों में किया जाएगा। पहले क्या होता था, जो ई विद्या प्रोग्राम था, ठीक है, जैसे ये है, ऐसे लिखो, ई विद्या एक प्रोग्राम चलता है, इसमें 1 क्लास 1 चैनल, ये जो प्रोग्राम है ये क्या करोगे, 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 तक करना है, यानी 200 टीवी चैनलों तक इसको लागू किया जाएगा। ठीक है। इतना ही आपको अपर पीसीएस प्रीलिम्स के लिए फिलहाल आपको देखने की जरूरत है। ठीक है। क्योंकि इसमें चीजें क्या हो रही मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर हम इसको कंप्लीटली देखें, पूरा डिटेल से समझ के देखें तो समय नहीं है। और अधिकांशतः होता क्या है, जो आपके जो फैक्ट आते हैं एग्जाम में, चाहे वो स्टेट लेवल के, अगर यूपीएससी के एग्जाम दोगे वहाँ तो सारा कॉन्सेप्ट बेस आता है, और अपर पीसीएस हो या किसी अदर स्टेट के पीसीएस एग्जाम हो, टोटल फैक्ट बेस रहता है, बहुत कम उसमें कॉन्सेप्ट रहता है। लगभग 150 क्वेश्चन आएंगे तो आप मान के चलिए 115 क्वेश्चन कम से कम आपके डायरेक्ट 1 लाइनर होंगे। अब है ही ट्रेंड यही चला है। ठीक है। छटनी करनी है भैया मेंस के लिए। अब इसमें कई उस टाइप के बच्चे जो कॉन्सेप्ट आधारित पढ़ते हैं उनको लॉस हो जाता है, जो फैक्ट पढ़ते हैं उनको फ़ायदा हो जाता है, और मेन से जिसका कमज़ोर होता है, जैसे अधिकांश जो फैक्ट वाले बच्चे होते हैं, वो जनरल बात है। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को कमतर नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन जिसके बहुत फैक्ट स्ट्रांग होते हैं उसके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्लाइटली क्या होते हैं, कम होते हैं इन कंपेरिजन टू दोज स्टूडेंट जिनके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है। मैंने मतलब एक चीज़ होती है वाइस वर्सा मान के चलो इसको, जिसके फैक्ट स्ट्रांग होंगे उसका कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रांग नहीं रहता है। अब ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, ठीक है, हो सकता है कि दोनों के स्ट्रांग हो, और कभी कभी क्या होता है जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है वो फैक्ट में मात खा जाता है। तो जो भी है, अब आपका एग्ज़ाम है 3 अप्रैल को। सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से। अपर पीसीएस का एग्ज़ाम है, आराम से दीजिए। और कई बच्चे ये सोच रहे होंगे यार मैंने तैयारी की है नहीं की है, मुझे एग्ज़ाम देना जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मेरा जहाँ तक अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, अगर आप आ सकते हैं, यानी आप सेंटर पे जाने लायक हैं, बहुत बड़ी मजबूरी नहीं है, तो आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। ये कोई इस बात को लेके आपको एग्ज़ाम नहीं देना है कि हमने फाइनल सिलेक्शन पीसीएस में ले ही लिया या लेना है। ठीक है। आपको अगर फॉर्म फिल किया है तो एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप बेंगलोर पे रहते हो, आपकी तैयारी नहीं है तो यहाँ पेपर देने जाओ, ऐसा नहीं कहना मैं। ठीक है। लेकिन अगर आप हाँ जा सकते हैं, 40-50 किलोमीटर की डिस्टेंस के अंदर अगर आपका पेपर है, लोकल पे ही अगर रहते हैं, जहाँ सेंटर है उसी के आसपास कहीं रहते हैं, तो आपको पेपर देने जाना चाहिए बच्चों, अगर फॉर्म भरा है। ठीक है। अब आता है इसको एग्जामिनेशन हॉल पर कैसे डील किया जाए इस पेपर को। देखिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, अब समय भी इतना नहीं है, आप सभी जानते हैं। अपर पीसीएस के प्रीलिम्स की जहाँ तक बात है, पेपर
स्लाइटली हार्ड रहेगा, क्योंकि 150 नंबर की आपकी पहले पेपर में कंप्लीटली जीएस और उसी के आधार पे आपकी कट ऑफ बननी है, क्योंकि सेकंड पेपर आपका क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है, जो सीसेट का है, ठीक है। यानी जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है उसमें आपको 100 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स का होगा, लगभग 50 नंबर आपको लेके आने हैं। मानी मान के चले 35 क्वेश्चन अगर आपके एग्जैक्टली सही है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप उसको क्वालिफाई कर जाएंगे 35-30 क्वेश्चन के बाद। 35 क्वेश्चन मान के चलिए, जितना भी होता है 50 प्लस, ठीक है। तो सेकंड पेपर की तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्योंकि सेकंड पेपर अगर आप अभी भी इस स्थिति में हैं कि सेकंड पेपर आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं या क्वालिफाई करने में डर रहे हैं, तो उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है। क्योंकि देखो मैथ आएगी वहाँ हल्की फुल्की, रीजनिंग आएगी, कुछ बहुत इंग्लिश आएगी, कुछ हिंदी आएगी, तो कई चीज़ें होती हैं कि ऑन द स्पॉट वहाँ पे पेपर किया जाएगा। मतलब ये मान के चलिए, अगर आप सेकंड पेपर की बात कर रहे हैं, अगर आप तैयारी करने वाले छात्र हैं, तो जो सेकंड पेपर है उसका क्वालिफाइंग जो नेचर है वो ऑन द स्पॉट बन जाएगा। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि 100 के 100 क्वेश्चन आप ऑन द स्पॉट बना दोगे, लेकिन हाँ 35-40 क्वेश्चन वहाँ ऑन द स्पॉट बनने वाले होते हैं, क्योंकि कई रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत हल्के होते हैं, कई मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थोड़े सेंस के आधार पर होते हैं, वो बना सकते हैं आप। हिंदी कोई विलोम शब्द, इसका शीर्षक या ये, और थोड़ा सा आपको केस स्टडी वगैरह दिया होगा कि आप ये हैं, ये है, इस प्रकार से चीज़ें हैं, आप इसमें इस कंडीशन पर क्या करोगे, तो वो ऑन द स्पॉट बनने वाले। तो सेकंड पेपर का तो तनाव मत लीजिए, क्योंकि अब आप सेकंड पेपर अगर क्वालिफाई करने लायक स्थिति में अभी नहीं हैं, तो इसका मतलब है आपको फिर से अपने पेपर देने पे या खुद पे विचार करना होगा, क्योंकि इतना समय हो चुका है। होपफुली आपका सेकंड पेपर जितना भी है तैयार होगा, और उसको बर्डन मत लेना, क्योंकि आपको 2 घंटे में उसको क्वालिफाइंग नेचर का बनाना है, यानी आप उसको क्वालिफाई कर पाएँ, इतना ही आपको उसको तैयार करना है। अब ये नहीं कि यार 2 घंटे का पेपर है, मुझे 100 के 100 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, मुझे 80 क्वेश्चन अटेंड करने, मुझे 70 क्वेश्चन अटेंड करने, वो नहीं देखना है। आप उसमें 50 नंबर ले आइए, आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, कौन सी, पहली जीएस की, जिससे कट ऑफ बननी है। तो सेकंड पेपर को भूल जाइए, 2 घंटे में सिर्फ 35 से 40 क्वेश्चन एग्जैक्टली सही करने की कोशिश कीजिए, 45 क्वेश्चन अटेंड कीजिए, ज़्यादा मत करना, नेगेटिव में नीचे आ जाओगे। अगर जहां आपको श्योरिटी है, अगर आपको लगता है कि 40 क्वेश्चन मेरे एग्जैक्टली सही हो गए, तो आप 45-50 क्वेश्चन से ऊपर करके मत आना, ताकि आप नेगेटिव होकर पीछे आ जाओ, क्योंकि उसके मार्क्स से तो जुड़ने हैं नहीं, वो तो अपने आप में क्वालिफाई करना है। और क्वालिफाई करने के लिए आपको अगर इस स्थिति में आके क्वालिफाई करने में डर लग रहा है, फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। रहा पहले पेपर की बात, पहला पेपर डिपेंड करेगा कि किस नेचर का बना है, कैसा बना है, वही आपकी कट ऑफ को तय करेगा। और मैं इतना आपसे कहूँगा, लोअर पीसीएस का जो पेपर था उसके कंपैरिजन में पेपर थोड़ा सा हार्ड होगा। कई क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, कई क्वेश्चन आप पहली बार सुन रहे होंगे, कई क्वेश्चन आपके ऊपर ही हवा में चले जाएंगे, तो इस प्रकार से भी होगा। कई क्वेश्चन आपके बहुत बेसिक भी होंगे। तो पहले पेपर की जहाँ तक बात है, पेपर की नेचर को देखते हुए आप लोग क्या करना, उसको डील करना। और होपफुली अगर आप 105 मार्क्स जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं देखो, जनरल कट ऑफ यूके पीएससी की जो रहती है 95 से 100 के बीच रहती है। अब लोअर पीसीएस में 105 चलेगी, बोनस का भी इशू था, पेपर भी थोड़ा सा हल्का था, उतना हार्ड नहीं रहा था और टाइम के कंपेरिजन में। तो अपर पीसीएस का जो कट ऑफ का अनुमान है, क्योंकि नाम ही अपर पीसीएस है, अदर स्टेट के भी आएंगे उसमें बच्चे, उत्तराखंड का भी उसमें अच्छा खासा रोल है, तो आप 95, 100, 105, यानी कहीं ना कहीं 95 से 100 के 105 के बीच हैं। अगर आपकी रेंज यहाँ पहुँच चुकी है, बाकी आपने पेपर देख लिया कि पेपर हार्ड है या ईजी है, क्योंकि आप पढ़ के गए हैं, अगर आप इतना पहुँच रहे हैं तो आपको तो पता होगा ना पेपर का स्टैंडर्ड क्या है। पेपर अगर आपको लगा कि यार वास्तव में पेपर थोड़ा सा हार्ड है, तो आप इससे ऊपर मत जाइएगा। लेकिन आपको लगा यार पेपर हल्का आ गया, लोअर पीसीएस की तरह ये डायरेक्ट फैक्ट पूछे गए, फिर आपको 105, 107, 110 के आसपास अटेंड करने होंगे, ताकि आपकी एक्यूरेसी भी डिपेंड करे। और 100 से प्लस में अगर आप जाते हैं तो स्टॉप कर दीजिएगा। और इतना है, जैसे अपर पीसीएस है उसका अपना स्टैंडर्ड रहेगा। अभी तो पेपर देखा नहीं है, एक हफ्ते बाद, 5-6 दिन बाद, 4 दिन बाद पेपर सभी को मिल जाएगा। लेकिन जितना मैं समझता हूँ, पेपर अपर पीसीएस जिसका नाम है, कट ऑफ उसकी 95 के समथिंग ही रहनी चाहिए। बाकी क्या कट ऑफ रहेगी वो पेपर देख के तय किया जाएगा। पेपर देखेंगे कैसा पेपर था, हो सकता है 90 ही जाए, हो सकता है 85 ही जाएगा, हो सकता है 80 ही जाए कट ऑफ, वो तो डिपेंड करता है। और हो सकता है 110 चली जाए, सब उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जनरल जो बात होती है, अगर हम एक ये मान के चलें, पूर्वाग्रही होकर चलें, घर से मान के चलें, तो 95 से 105 के समथिंग कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ रहेगी। पेपर एवरेज रहा तो 95 से 100 के बीच आपका काम बन जाएगा। पूरे संयम से करना पेपर, आराम से करना। आपको ये पहला पेपर ही बहुत ज़्यादा ध्यान से देना है, सेकंड पेपर का तनाव नहीं लेना है। सभी को आप छात्रों को मेरी शुभकामनाएं हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपना ध्यान रखिए, आपको फिर मिलेंगे अगले सेशन पे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।